अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का, और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक है ये। सो लाइक आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं सर एक और P4 का टॉपिक। और P4 में हमारे पास एक टॉपिक आएगा सर जिसका नाम हम रख रहे हैं सर, जिसको नाम से हम पढ़ते हैं सर ABC। इसका नाम होता है सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एक हेडिंग डालिए। हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या ABC के बारे में जो है वो आज कुछ काम करने जा रहे हैं। हमजा एक इम्पॉर्टेंट बात इस टॉपिक के लिए तो ये ज़ोहैर कि ना इस टॉपिक में आपको कुछ प्रायर नॉलेज का होना आपकी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सर सबसे पहली बात तो ये कि ये टॉपिक है क्या। सर सबसे पहले तो मैं इसके नीचे कैरो बना के सर लिख रहा हूँ कि ये टॉपिक एक मॉडर्न टेक्निक है। हेडिंग डाल रहा हूँ सर मैं, ये एक मॉडर्न टेक्निक है। कोई क्वेश्चन है किसी को? हसन आवाज़ आ रही है? हसन आवाज़ क्लियर है? ये एक मॉडर्न टेक्निक है विच इज़, सबसे पहले तो विच इज़ मोर रियलिस्टिक। इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक विच इज़ मोर, मैं यहाँ के लिख रहा हूँ सर, दिस थिंग इज़ मोर रियलिस्टिक। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। टू कैलकुलेट द कॉस्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ आगे सर, ये आपके लिए एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। उस रियलिस्टिक अप्रोच ने आपको आगे और मज़ीद इसके आगे और निकाला। हमने कहा सर इतनी रियलिस्टिक है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादातर बहुत एक्यूरेसी के साथ सर निकल आती है। कभी भी कोई चीज़ 100% एक्यूरेट कॉस्ट तो शायद ना ही निकाल ही पाए, टेक्निक चेंज होती रहेंगी ग्लोबली। लेकिन ये कि ये इतनी रियलिस्टिक है कि सर ये इवेंचुअली एक एक्यूरेट कॉस्ट निकाल के लेके आती है। अच्छा, जब हमारे पास एक्यूरेट कॉस्ट आती है सर, रियलिस्टिक भी है और एक्यूरेट कॉस्ट भी आती है, तो इवेंचुअली सर हम क्या कर पाते हैं, हम सर अपनी, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट निकालने का कॉस्ट अकाउंटिंग में, हम उससे क्या निकलवा पाते हैं सर, हम उससे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कराने के काम लाते हैं सर। कॉपी कर लीजिए इसको। अच्छा, इससे पहले आपने एएस लेवल में, इससे पहले आपने एएस में सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए भी एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। एएस लेवल अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो अरीब याद आ रहा है, हमने एएस लेवल के ऊपर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग में? हमने सर वहां पे पढ़ा हुआ था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हमने अरीब पढ़ा हुआ है वहां पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, एक्टिविटी वर्सेस एब्जॉर्प्शन जो है, ये बेसिकली आपका टॉपिक है। असल टॉपिक यही है आपका, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आ रही है बात समझ में? कॉपी कर लीजिए सर इसको। एएस लेवल में आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सेलिंग प्राइस निकालना सीखा था, जिसके बारे में सर हम थोड़ी थोड़ी अभी आज की क्लास में बात भी करेंगे। और फिर सर हम इसको लाइक नेक्स्ट क्लास में फिर मजीद और डेप्थ में देखेंगे सर। इससे हमारी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी सर। तो मैंने कहा सर सेलिंग प्राइस के बारे में सर यहाँ पे बात की जाएगी, राइट। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डन। तो बेसिकली ना हमजा टॉपिक जो है ना वो खाली एबीसी नहीं है, बल्कि आपका टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट पास पेपर्स के जितने क्वेश्चंस हैं उनको देख के आपको ये बात समझाऊं, तो वो ज़रूर ये पूछ रहा है, अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, व्हाट इज ट्रेडिशनल मेथड इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट इज द न्यू मेथड इट इज एबीसी। अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या निकलता है। सो लाइक व्हेन वी डील विद एबीसी एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है और एबीसी एक मॉडर्न टेक्निक है। पहले तो ये लिख लीजिए, फिर एक और काम की बात सुने। सर आप जब भी किसी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है? आपके पास आता है डीएम, डायरेक्ट मटेरियल, राइट। मैं पूरा ही लिख दूं सर, आपके पास सबसे पहली चीज क्या आती है? आपके पास सबसे पहली चीज आती है सर, मैंने यहाँ के मेंशन किया कि आपके पास आता है सर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज़ होती है सर? डायरेक्ट मटेरियल हम यूँ कहते हैं कि सर कितने केजीज आपने प्रोडक्ट में यूज़ किया, उसकी केजीज की कॉस्ट कितनी है। तो सर डायरेक्ट मटेरियल देख लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपके पास डायरेक्ट लेबर। कितने आवर्स यूज़ करते हैं आप एक यूनिट को बनाने के लिए और आर्ली रेट आप क्या पे करते हैं, उसकी कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। सर इन दोनों को अगर आप प्लस कर दें, इन दोनों कॉस्ट को अगर आप प्लस कर दें तो इवेंचुअली आपको क्या मिलेगा? इन दोनों को मिला के कंबाइन करके आपको मिलेगा हमजा प्राइम कॉस्ट, राइट हमजा, राइट। थम्स अप, अरीब थम्स अप। यस सर। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात सर कीजिए सर। बिल्कुल, अब यहाँ पर आ गए हम सर। अब सुने सर, सर यहाँ तक ना, मैं कैसे आपको इसको हाईलाइट करूँ, मैं इसको हाईलाइटर से हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। यहाँ तक ना प्राइम कॉस्ट विल रिमेन सेम दोनों टॉपिक्स में। यानी जो आपकी प्राइम कॉस्ट आएगी वो एबीसी में भी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी सेम होगी। मैंने लिखा सर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी वो क्या होगी? वो सेम होगी। यानी
यहाँ पे या वहां पे दोनों जगह आपकी ये वाली प्राइम कॉस्ट विल बी सेम। आपके पास इसके बाद आता है सर, इसके बाद आता है आप इसमें ऐड करते हो आप इसके अंदर ओवरहेड्स। अगर आपको थोड़ा बहुत पुराना वाली बात ओवरहेड्स, अगर आपको थोड़ी बहुत पुरानी वाली बात याद आए तो हम इस ओवरहेड्स को निकालने के लिए, यानी हम ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते हैं। मैं पहले तो यहाँ ओवरहेड्स के यहाँ पे वो लिख दूं, ओवरहेड्स का हम टोटल निकाल लेते हैं और ओवरहेड्स का टोटल निकाल के हम जो चीज निकालते हैं उसका नाम होता है सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम इसको यहाँ आके लिखते हैं सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मार्कअप लगा देते हैं जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे लगाया हुआ है, तो आपका आंसर आता है। अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा सर, ये जो आपके पास ये वाली कॉस्ट है, ये जो ओवरहेड्स हैं, इनको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट करना है। इन ओवरहेड्स को हमने सर दो हिस्सों में स्प्लिट करना है। या तो हम इन ओवरहेड्स को कैलकुलेट करके एग्जामिनर को दिखाएंगे बाय एबीसी, ये है असल टॉपिक आपका। यानी इन ओवरहेड्स के एनालिसिस को, मैंने ओवरहेड्स के एनालिसिस को या तो बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू करके दिखाना है, या तो बाय इसके एनालिसिस को मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू करके दिखाना है। सर मैंने इनमें से कोई एक काम करके एग्जामिनर को दिखाना है जिसपे वो मुझसे पूछेगा कि दोनों में फर्क क्या निकला और फिर दोनों की सेलिंग प्राइस पे क्या फर्क पड़ा। तो बेसिकली ये ओवरहेड एनालिसिस का टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कि आप अपने ओवरहेड्स को किस तरह जस्टिफाई करते हैं। तो जब हम ओवरहेड्स की बात करते हैं ना बॉस, तो अगर आपको याद हो, अगर हम बात कर रहे हैं सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, तो याद रखिएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है सर? एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का फर्क ये कि जब आप इसके अंदर, इसमें आप निकालते हैं कॉस्ट पर एक्टिविटी, इसमें आप निकालेंगे सर कॉस्ट पर एक्टिविटी। और कॉस्ट पर एक्टिविटी कैसे निकलती है? जब आप अपनी टोटल कॉस्ट को, मैंने यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ सर, जब आप अपनी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल एक्टिविटी के साथ। अब आप अपनी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल एक्टिविटी के साथ। और सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है सर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इफ यू रिमेंबर, अगर आपको पुरानी बात मेरी याद हो और अगर आपने एएस में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको अभी भी याद आएगा। यहाँ तो सर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता था, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का फॉर्मूला होता था सर आपके पास, आप अपनी टोटल कॉस्ट को, यानी टोटल, अच्छा बार बार टोटल कॉस्ट से मेरा मतलब, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ खाली। टोटल ओवरहेड्स को, टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स को सर आप डिवाइड कर देते थे किससे? टोटल आवर्स से। अब वो टोटल आवर्स दो तरीके के हो सकते थे यार, या तो सर वो आवर्स होते थे आपके लिए मशीन आवर्स, या तो आपके लिए होते थे लेबर आवर्स। तो इसका मतलब है सर मेजर डिफरेंस तो यही आ गया। फिर एक और भी मेजर डिफरेंस आ गया सर, वो डिफरेंस में ये जो दूसरा मैंने एरो बनाया मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सर। ओवरहेड्स को अब आप एक्टिविटी के थ्रू लेके जाने चाह रहे हैं, सही हो गया। तो एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसी ओवरहेड को पहले आप किस तरह डिफाइन करते थे? पहले इसी ओवरहेड को सर मैं डिपार्टमेंटल डिफाइन करता था। मैं कहता था हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड निकलेगा और हर डिपार्टमेंट में जितनी देर प्रोडक्ट रहेगी मैं उसके हिसाब से उसमें ओवरहेड चार्ज करूंगा। यानी ये डिपार्टमेंटल वाला केस जो था, ये था एब्जॉर्प्शन। हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, सर्विस डिपार्टमेंट बनाया, सर्विस को प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब किया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल निकाला। वेयर इज एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये जो एक्टिविटी है, यहाँ तो मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करने जा रहा हूँ। इसका दूसरा एलिमेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। तो सर मैं ये देखूंगा मेरी एक एक्टिविटी पे कितनी मालियत या कितना पैसा जो है ना वो मेरा खर्च होता है। ये आ गया यहाँ पे सर इसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। राइट रॉन्ग लिख लिया सबने? लिख लीजिएगा। हमजा अगर लिख लें तो गिव मी अ थम्स अप। हमजा 2 भी कोई आ गया भाई, हमजा 2 कौन है ये? मैं हूँ सर, जस्ट इन ठीक, केस। ठीक हो गया। ये दो चीजें अब आपके सामने आ गई, पहले इनको लिख लें। अलीना डन है? थम्स अप। सही, कशफ डन। यस सर। अब सुने काम की बात सुने सर, इसके आगे आपके पास एक इंपॉर्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव है। सबने कॉपी कर लिया ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो कॉपी कर रहा हो? हसन कॉपी कर लिया? सही है रही। अब सुने सर, एक आपका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो सुने, मतलब इसके अंदर एक काम की बात। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कब अप्लाई हो सकती है? पहली बात तो ये बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ना हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की ना कुछ अपनी एप्लीकेशन है। मतलब आप ये चाहें आप किसी भी बिजनेस में उठाएं और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई कर दें तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन के अंदर जो इसकी नंबर 1 एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में इसकी जो नंबर 1 एप्लीकेशन है पहली, वो ये कि बिजनेस आपका क्या होना चाहिए सर? बिजनेस आपका लार्ज स्केल होना चाहिए। लार्ज स्केल बिजनेस के ऊपर सर ये अप्लाई हो सकती है। सर ऐसा क्यों? सर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो लार्ज स्केल बिजनेस पे अप्लाई हो सकती है क्योंकि वो इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं।
इट्स रियली एक्सपेंसिव। नंबर 2, दूसरी जो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई होगी वो है सर ऑटोमेशन। आपको अपने अपने बिजनेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ऑटोमेशन से सर क्या मतलब होता है, दो चीज़ें होती हैं। बिजनेस जिन्होंने पढ़ी हुई है कैम एंड कैट, इनका बड़ा यूजफुल यूज होना चाहिए। और कैम एंड कैट से भी ज़्यादा यूजफुल यूज किसका होना चाहिए सर, रोबोटिक इंजीनियरिंग होनी चाहिए सर। आपका एक एक काम बिल्कुल स्पेसिफिकली डिजाइंड हुआ हो, तो रोबोटिक इंजीनियरिंग या रोबोटिक प्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे सर आप इसकी बात करेंगे तो लाइक रोबोटिक प्रोडक्शन के ऊपर सर आप चलेगा। ये बिजनेस की एक्चुअली ये एक एप्लीकेशन है। फिर सर एक और बात भी, तीसरी अहम बात भी बहुत अहम है कि सर ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप एक दिन में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई नहीं करते, ये टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोसेस को लगने में समझने में सालों लग जाते हैं। आजकल तो दुनिया इसी की है, रोबोट्स की। मतलब एक ज़माने में टोयोटा को ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगा, सालों लग गए। तो इसका मतलब है सर ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अच्छा, जब तक ये टाइम कंज्यूमिंग होता है आपको पैरेलल दूसरा वाला भी सिस्टम अपना रन करना होता है, तो और कॉस्ट लगती है। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। आप टाइम कंज्यूमिंग की बात करेंगे, रोबोटिक प्रोडक्शन की बात करेंगे। फिर सर एक और बात भी, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि सर ये इसकी एप्लीकेशन ये, इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई योर एक्टिविटीज़, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प करता है। आप इसको इसका एडवांटेज भी कह सकते हो, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ पे आप इसको बोल सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ भी इसके थ्रू हो जाती हैं, बिजनेस क्या काम करता है। और इससे क्या होता है सर, इससे ये होता है बेटा कि दी एक्टिविटी विच इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। आप यहाँ आगे लिख सकते हैं सर, एक्टिविटी विच इज नो लॉन्गर activity which is no longer required can be discontinued। जो एक्टिविटी आपको नहीं चाहिए उसे आप डिसकंटिन्यू करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, और इससे क्या होता है सर, जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको सर इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल सर आपको अचीव होता है। तो पहली बात तो सर ये लार्ज स्केल बिजनेस का काम है, एक्सपेंसिव है आपको। अच्छा, एक्सपेंसिव के लिए मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ, एक्सपेंसिव क्यों है ये। सर एक तो अपने आपको प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी है। प्रोसेस इंजीनियरिंग या प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मैं तो री इंजीनियरिंग बोलूंगा, जो हुआ हुआ है उसको भी तब्दील करना पड़ेगा। एक तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को री इंजीनियर करने के लिए आप खुद तो कर नहीं सकते, आपको एक स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड होगा, उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। वो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो री इंजीनियर करके देगा। डन। अब इसी में से ना आपको डिसएडवांटेजेस भी निकाल लेने हैं। अब आप A2 में, यार मैं आपको इतनी सारी कहानी यहाँ तक लिखवा रहा हूँ, तो आप ये बोलेंगे कि सर इससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी हो जाती है, कॉस्ट ज़्यादा एक्यूरेट आती है, रियलिस्टिक ज़्यादा होती है। आपको याद है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में काम होता था अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। यहाँ अंडर या ओवर एब्जॉर्ब नहीं आएगा, यहाँ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का कोई केस नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। एक्टिविटी एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर ली जाएगी, अगर वो एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होगी आप उसे डिसकंटिन्यू कर दें, आप उसे निकाल दें। तो ये सब चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं दो डेफिनेशंस के ऊपर आपको ना लेके जा रहा हूँ, और फिर मैं आपको दो डेफिनेशंस लिखवा भी रहा हूँ। मैं कुछ एरिया जो मैंने कहीं कॉपी किया हुआ है ना, मैं आपसे वो एरिया शेयर करता हूँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, और आपको उससे रिलेटेड कुछ काम की बात सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा 2 मिनट दीजिएगा, मैं वो एरिया आपको दिखाऊँ। हाँ बिल्कुल, ये रहा। सर दो चीज़ें ना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको ये कॉपी करके आपको दे रहा हूँ ताकि फिर आप इसे कॉपी कर सकें। ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से आई है, हम उसके बारे में सर बात करने जा रहे हैं। रुक जाइए, यही है, रुक जाइएगा, मैं ज़रा इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सर सुने, सर देर आर, ये मैं लास्ट क्लास में लिखवा रहा था, मैं दोबारा नहीं लिख रहा अभी। सर मैंने कहा देर आर लाइक टू इम्पॉर्टेंट जॉब्स, दो इम्पॉर्टेंट आइटम्स, दो इम्पॉर्टेंट काम है। एक तो एक्टिविटी का आइडेंटिफाई करना, सुनना पहले हमजा फिर कॉपी करना। एक तो एक्टिविटी का आइडेंटिफाई होना कि कौन सी एक्टिविटी चाहिए होती है। यानी दिन को एक बार मशीनरी स्टार्ट करते हैं
तो इसका मतलब है सुबह सुबह मशीन को सेटअप करते हैं। मैं एक फजूल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके देखा है वो सुबह सुबह किचन को सेटअप करते हैं पहले पूरा, तो मशीन सेटअप कहते हैं बेसिकली उसको। आप किसी की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे तो सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ना पहले मशीन का लूप चेक किया जाएगा, ऑयल चेक किया जाएगा, उसकी ऑयल की थिकनेस चेक की जाएगी, मशीनरी सही वर्क कर रही है नहीं कर रही है सब चेक की जाएगी। मेगा फैक्ट्री देखिएगा एक बार ज़रूर, आपको समझ में आएगी मेरी बात। मेगा फैक्ट्री यूट्यूब पे देखिएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, वो सुबह सुबह सबसे पहले जो लोग आते हैं ना वो आके चीज़ों को पहले राइट लेफ्ट करते हैं, सही करते हैं, फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। सर वो जो एक एक्टिविटी होती है ना, उस एक्टिविटी का जो नाम बनाया जाता है, जैसे मशीन सेटअप, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक करना, सर उस नाम को बोलते हैं द लोकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट पूल। एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लेना, उसका नाम है कॉस्ट पूल। सही है, कॉस्ट पूल कहते हैं जैसे सुबह सुबह आके मशीन सेटअप किया तो उसकी कॉस्ट है, उसको कहते हैं मशीन सेटअप। उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्वालिटी कंट्रोल दिया, आपने चेक किया, बार बार आप आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल पे आपके पैसे खर्च होते हैं, उसको देखा आपने। वेयर हाउस से आप पार्टली फिनिश गुड्स को उठा के लेके आते हैं, असेंबली लाइन में रखते हैं, काम करते हैं, अगर काम खत्म नहीं होता तो वापस उसे वेयर हाउस में ले जाते हैं, फिर उसे रखते हैं कुछ दिन। गाड़ी ऐसी बनती होगी सर, पेंट होने के लिए जाती होगी, वापस आती होगी, कोई चीज़ इंस्टॉल होती होगी, फिर वापस जाती होगी, शायद जितनी दफ़ा ट्रांसफर होती होगी आती जाती होगी उतनी दफ़ा उस पर कॉस्ट लगती होगी। जितनी दफ़ा कॉस्ट लगेगी सर मेरी कॉस्ट बिल्डअप होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, एक चीज़ होती है आपके पास कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल कहते हैं सर आप कि उस चीज़ को उस कॉस्ट के एरिया को आपने आइडेंटिफाई किया, उसका एक नाम दे दिया कि मशीन सेटअप है, पार्टली फिनिश गुड्स है, इंस्पेक्शन है, इस तरह की चीज़ों का नाम दे दिया आपने, कितनी बार आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर की कॉस्ट आपने लिख ली, इसको कहते हैं। दूसरा है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पूल शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉस्ट ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ड्राइवर है सर, उसका मतलब है फैक्टर दैट कॉजेस चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब सर अगर एक दफा मशीन सेटअप करूंगा और कॉस्ट अगर हमजा $2 है, तो 2 दफा मशीन सेटअप करूंगा तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, $4 डबल। और अगर 10 टाइम्स करूंगा तो कितनी हो जाएगी, $20। तो सर इसका मतलब है अगर मैं हर एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल लूं और जितनी दफा अब वो एक्टिविटी करूंगा उतनी दफा वो कॉस्ट क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई करती जाएगी। तो इसका मतलब है अगर हम बोलें तो व्हाट इज कॉस्ट पूल, इसको हम कहते हैं द लोकेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ कॉस्ट। मशीन सेटअप की पूरी कॉस्ट, पूरी मशीन सेटअप की कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट पूल। और कॉस्ट ड्राइवर किसको बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं जितनी बार वो मशीन सेटअप की गई। तो सर हमने लिखा फैक्टर दैट कॉजेस अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। सर ये बेताशा दफा पास पेपर में 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी गई है। अच्छा उसके नीचे जो है ना आपके पास, उसके नीचे आपके पास कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर्स की एग्जांपल्स गिवन है, ये ताकि आपको क्लियर तो हो सके कि आपने जो लिखा वो सही है या नहीं। मशीन सेटअप्स आपके पास गिवन है, मशीन सेटअप्स के बाद आपके पास क्वालिटी चेक्स गिवन है, उसके बाद आपके पास रॉ मटेरियल की सप्लाई गिवन है, फिर आपके पास ट्रांसफर्स ऑफ पार्टी फिनिश, ये सारी कॉस्ट के पूल्स हैं, राइट। उसके बाद आपके पास गिवन है सर नंबर ऑफ टाइम्स सेटअप इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नंबर ऑफ टाइम्स सेटअप इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कितनी दफा मशीनरी का सेटअप रिक्वायर किया गया। सर इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ, कॉस्ट पूल फर्ज करो, मशीन सेटअप आपको पड़ता है 1 लाख का पूरे महीने में, और आपने 100 दफा मशीन को सेटअप किया पूरे महीने में। आप इस 1 लाख को इस 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर मशीन सेटअप कॉस्ट मिल जाएगी। एक दफा मशीन सेटअप कितनी आएगी, 1000 आएगी। तो सर आपकी ये कॉस्ट आ जाएगी आपके पास कितनी, सर आपको एक दफा मशीन सेटअप करते हैं तो 1000 की कॉस्ट आ जाएगी। क्वालिटी चेक पे फर्ज करें आप 25,000 खर्च करते हैं, अगर आप यहाँ 25,000 खर्च करते हैं तो क्वालिटी चेक्स आपके पास 2500 से डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। यानी एक चीज इस पे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत मुश्किल है, एग्जाम में गिवन होगी, ये आप निकाल नहीं सकते, ये गिवन है। सिर्फ बात की आपको ये पिकअप करना है कौन सी चीज कितनी दफा हो रही है। आ रही है बात समझ में। सो लाइक वन इज कॉस्ट पूल एंड द अदर वन इज कॉस्ट ड्राइवर, एंड ऐसे ही बहुत सारे भी हो सकते हैं। लास्ट में लिखा है ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, कौन सी चीज कितनी दफा ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वेयर हाउस, फ्रॉम स्टोर, उसके बाद वो वापस आती है असेंबली लाइन पे, फिर वापस चली जाती है दोबारा स्टोर में। सर ये एरिया आपने सबसे पहले कॉपी करना है। जब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूं आप जब तक इसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद फिर से हम इसको आगे काम को कंटिन्यू करते हैं। अब आपने ये एरिया कॉपी करना है, इसे कॉपी कर लीजिए। रिमेंबर दिस, इट विल बी गिवन इन योर एग्जाम्स, आपके पास ये गिवन होगा। आपने जस्ट इसको जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है, आपके पास आइडेंटिफिकेशन इशू होगा, आपको इसको लाइक बस आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे गिवन है। मैं जब आपको इसका एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात इसमें क्वेश्चन में कर रहा हूँ।
कॉपी कर लीजिए तेज तेज। अच्छा, इसका क्वेश्चन ज़रा लेंदी होता है। मैं आप सबकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन खोल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे और जब तक आप ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे क्लास ही ओवर हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रख के फिर क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को, ताकि आप वो क्वेश्चन कॉपी कर सकें। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे कल यहीं से। लेकिन पहले आपने क्वेश्चन को आज कॉपी कर लेना है और फिर आप क्लास को लीव कर सकते हैं। सो लाइक मेक श्योर कीजिएगा आप आज क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। ये एक ही एक्सरसाइज है जो मैं आपको कॉपी करा रहा हूँ, बल्कि नहीं, दो एक्सरसाइजेज होंगी जो मैं आपको कॉपी कराऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो है वो बुकलेट से सॉल्व करवाऊंगा। सो लाइक आपने पहले क्वेश्चन कॉपी करना है, उसके बाद फिर आप क्लास को ओवर करेंगे। खोल दूँ? बस क्लास का पास है। डन। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और आपने क्वेश्चन को कॉपी करना है, लेकिन पहले रुक जाइएगा। अच्छा, मैं आपको इस क्वेश्चन को कॉपी करने से पहले एक बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने जिस बुक से लिया है, मैंने उस बुक का क्वेश्चन नंबर 2 को 1 और 1 को 2 कर दिया है। मेरी अपनी एक मतलब अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे लगता है कि बच्चों को बेहतर जो है ना वो क्वेश्चन इसी तरह समझ में आएगा। सो आई डिड दैट। मैंने पहले 1 को 2 और 2 को 1 कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा आपको मैं थोड़े टाइम के बाद जो है ना वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने जस्ट ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन। जब तक आप कॉपी करें फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहाँ से काम को आगे कवर अप करते हैं। सर ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप यहाँ से फिर इसे कॉपी करेंगे और ऑनलाइन वाले सारे बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले कॉपी कर लीजिए ताकि फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सर 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा इसको अलाइन कर दूँ ताकि आपकी चीज़ बिल्कुल सही जगह पर हो। दैट्स इट सर, ये क्वेश्चन है, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से बात शुरू करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।